हेलो फ्यूचर लीडर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी नीव पे। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑन दिल्ली लिकर पॉलिसी, जिसमें ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि करंट में क्या हुआ है, बट आपको मैं कुछ बैकग्राउंड भी दूंगा कि दिल्ली लिकर पॉलिसी को लाया क्यों गया और किस वजह से वो आप सरकार के लिए नासूर बनी। और जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उनका यह कहना है कि जो 2025 में दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें आपकी हार के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो दिल्ली लिकर पॉलिसी को बताया जाता है। अब इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो आप सभी को पता है कि असेंबली इलेक्शंस के बाद में दिल्ली की जो सीएम है वो बनी रेखा गुप्ता, और उन्होंने प्रेजेंटली जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कैग रिपोर्ट को टेबल किया, जो कि रिलेटेड थी दिल्ली लिकर पॉलिसी या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड। और उसमें यह बताया गया कि किस तरीके से जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी दिल्ली में, यानी कि आप, उसकी इस पॉलिसी की वजह से स्टेट ने अराउंड 2000 करोड़ का लॉस जो है वो भुगता है। यानी कि जो स्टेट का एक्सचेकर है उसके ऊपर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ। अब मुद्दा यह है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब दिल्ली लिकर पॉलिसी को नवंबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जुलाई में जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की कि इस लिकर पॉलिसी के तहत करप्शन हो रहे हैं, फेवरेटिज्म हो रहा है, कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है और काफी सारे वायलेशंस किए जा रहे हैं। और उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, जिसके तहत काफी आप लीडर्स को जेल के अंदर डाला गया। हालांकि बाद में बीच बीच में उन्हें बेल मिलती रही, जिसमें प्रोमिनेंट थे जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब, फिर आपके मनीष सिसोदिया साहब, ऐसे करके और काफी लीडर्स। और जब इनके ऊपर एलिगेशंस लगे करप्शंस के और इन सारे के, तो 2022 में इस पूरी की पूरी लिकर पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया। जिस तरीके से हमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस देखने को मिल रहे थे, ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिलती है। बट आप एक बात सोचिए कि दिल्ली लिकर पॉलिसी को लाया क्यों गया, राइट? और अगर लाया गया तो उससे पहले क्या सिस्टम था दिल्ली के अंदर? तो एक चीज समझिए, इस लिकर पॉलिसी से पहले दिल्ली में क्या हुआ करता था, अगर लिकर की सेल हो रही है तो वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। और जो भी शॉप्स हैं, चाहे वो होलसेल शॉप्स हो या रिटेलर शॉप्स हो, उनको सरकारी एजेंसीज के द्वारा चलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गई, कुछ ऐसी स्टेट एजेंसियां थी जो इन शॉप्स को चलाती थी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि जो भी प्राइसेस हैं या जो सप्लाई है लिकर की, वो भी स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिससे कि ना तो इलीगल ट्रेड हो और ना हमें ओवर प्राइसिंग देखने को मिले। चौथा, जो होलसेलर और रिटेलर के लाइसेंस थे वो अलग अलग दिए जाते थे और अलग अलग कंपनीज को दिए जाते थे, जिससे कि एक और दो कंपनीज का क्या हो, मोनोपोली ना हो। ये सारी चीजें पहले चलती थी। और प्राइवेट शॉप्स जो थी वो बहुत लिमिटेड थी और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के तहत उनको गुजरना होता था। उसके बाद में दिल्ली लिकर पॉलिसी को लाया गया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाया जा सके, राइट? इन सारी चीजों की वजह से दिल्ली लिकर पॉलिसी आती है। बट एलिगेशन उसके बाद में ये लगे, करप्शन के तो लगे ही, बट साफ साफ ये लगे इन लीडर्स के ऊपर कि जो दिल्ली की पॉलिसी है उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके जो प्रोविजंस है वो वीक है। इंटेंशनली उसमें मतलब लूप होल ढूंढे गए हैं या फिर डाले गए हैं लूप होल्स उसके अंदर, जिससे कि उनको मैनिपुलेट किया जा सके। और आगे आपके लिए मैं 2 क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, एमसीक्यूज, जिनका आपको जवाब देना है, राइट? और आप क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में और प्रेजेंट जो दिल्ली की सरकार है उसके बारे में, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और जब ये एड्रेस चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो जो एलजी का एड्रेस चल रहा था वीके सक्सेना साहब का, तो उसको कुछ आपके एमएलएस डिस्टर्ब करते हुए नजर आते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी भी थी, जिनको बाद में एक्सपेल कर दिया जाता है। इन्होंने भी एक इशू रेस किया, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उन्होंने अप्रूव क्यों किया, एट द एंड उसके बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है,
राइट, आर्टिकल 320, आर्टिकल 148, आर्टिकल 280, आर्टिकल 124, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप यूपीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। अब आगे जानने से पहले कि क्या वायलेशंस उन्होंने किए, क्या लैक ऑफ ओवरसाइट रहा, किस तरीके से उन्होंने इंटेंशनली लूपहोल डिजाइन किए, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज जिसमें आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है और कल जो है उसकी आखिरी तारीख इस ऑफर को एंड होने की, तो प्लीज आप कोर्स लेना मत भूलिएगा। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए किसी भी कोर्स में तो आप अवेल कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट, मेरा कोड दैट इज UV50, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने 50 मार दी। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप इग्नाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ और आगाज आपके इंग्लिश मीडियम है जिसमें मैं आरंभ में आगाज में साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटी 6 to 12 में कंप्लीट करा चुका हूं जिसमें आपकी बेसिक फाउंडेशन डाली गई है और मैं 10 मार्च से इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी लेके आ रहा हूं। ऐसे ही हिंदी के लिए प्रारंभ 2026 भी है। और तीसरा, अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि आप डर हैं, आपको लगता है कि सीसेट जिस तरीके से बहुत बड़ा रोड़ा बन चुका है उन लोगों के लिए जो मेंस लिखना चाहते हैं, जो जीएस निकाल लेते हैं लेकिन सीसेट नहीं निकाल पाते, मधुकर कोटावे सर ने बहुत ही एक प्यारा कोर्स डिजाइन किया है पर्सनलाइज्ड, जो कि मात्र अवेलेबल है 2999 के अंदर। अब कैग की रिपोर्ट ने इस दिल्ली लिकर पॉलिसी पे क्या कहा, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी आपके अंदर अफरा तफरी मची हुई है। अब जो आप एमएलएज हैं, 32 आप एमएलएज हैं, तो पंजाब के कांग्रेस लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने ये एक्विजिशन लगाया है आप लीडर के ऊपर और स्पेशली चीफ मिनिस्टर भगवत मान के ऊपर कि वो बीजेपी के टच में है और वो बीजेपी के साथ में मिल सकते हैं, जिस तरीके से अभी आपकी सिचुएशन बनी हुई है जैसा दिल्ली में देखने को आपको मिला। फिर उसके बाद में जो आम आदमी के जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं अमन अरोड़ा, उन्होंने बोला कि बाजवा साहब तो पहले से ही बीजेपी के साथ मिल चुके हैं। ये कुछ एलिगेशंस लगाते हुए नजर आए। अब क्या फाइंडिंग्स थी? पहली तो यही फाइंडिंग थी कि दिल्ली सरकार को फाइनेंशियल लॉस हुआ है अराउंड 2000 करोड़ का। और ये लॉस क्यों हुआ? रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, कुछ ऐसे प्रोविजंस के वायलेशंस की वजह से, और ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया। बट इसमें उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए करप्शन के, इन पे एलिगेशंस लगाए फेवरेटिज्म के, राइट, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो मेजर कॉजेस क्या है? पहला, कुछ एरियाज में तो लिकर शॉप्स को खोला ही नहीं गया, जिसकी वजह से 941.53 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिलता है। अब यह क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि लिकर शॉप्स को कुछ ऐसे एरियाज में नहीं अलाउड किया गया बिकॉज ऑफ लैंड यूज रेस्ट्रिक्शंस। अब आप ये बोलेंगे कि ये क्या चीज है? देखिए, किस लैंड को किस तरीके से यूज किया जाना है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लैंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अलॉटेड है तो वहां पे आप लिकर शॉप्स नहीं खोल सकते। तो ऐसी काफी जगह पाई गई कि कुछ ऐसी लैंड थी जहां पे आप लिकर शॉप्स नहीं खोल सकते थे, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ। पहला कारण। दूसरा कारण, जो टेंडर्स इशू किए गए थे, मतलब कुछ टेंडर्स तो इशू ही नहीं किए गए उन जोन्स के लिए जहां पे लिकर लाइसेंसेस को सरेंडर किया जा चुका था, कि लोगों ने अपने लिकर लाइसेंस सरेंडर कर चुके थे कई जगह, वहां पे आपने टेंडर्स इशू ही नहीं किए, उसकी वजह से 890.15 करोड़ का लॉस हुआ। और साथ साथ में, चलो ठीक है, लिकर लाइसेंसेस जो थे उसको सरेंडर कर दिया, आपने टेंडर इशू नहीं किए, लेकिन आपने कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी नहीं किए, राइट? तो इस वजह से दूसरा कारण ये। तीसरा, जब कोविड-19 आया तो लिकर लाइसेंस होल्डर्स के जो भी फीस थी उनको माफ कर दिया गया, उनको वेव कर दिया गया, उसकी वजह से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। और काफी बार तो जो सिक्योरिटी कलेक्शन होना चाहिए था, जो सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करानी चाहिए थी, उसमें काफी एरर्स हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से 27 करोड़ का लॉस हुआ। फिर कुछ वायलेशंस भी हाईलाइट किए गए इसमें रिपोर्ट के अंदर। अब रूल 35 जो है एक्साइज, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2010 का, वो ये कहता है कि प्रोहिबिट करता है कि आप मल्टीपल लाइसेंसेस नहीं दे सकते, ठीक है। फेल टू इंप्लीमेंट रूल्स दैट प्रिवेंट अ सिंगल एंटिटी फ्रॉम होल्डिंग मल्टीपल लिकर लाइसेंस, मतलब कि आप बहुत सारे लाइसेंसेस जैसे होलसेल के, रिटेलर के, होटल्स के, क्लब्स के, आप एक सिंगल एंटिटी को नहीं दे सकते, बट आपने दिए। तो यहां से निकल के आया फेवरेटिज्म, राइट? यहां से फेवरेटिज्म का कंसेप्ट निकल के आया। और होलसेलर मार्जिन को भी इंक्रीज किया गया 5 से 12%, जिसका फायदा किसको मिला? प्राइवेट प्लेयर्स को। और यह कहा जाता है कि जिन प्राइवेट प्लेयर्स को आप सरकार फायदा देना चाहती थी, उन्होंने यह मार्जिन बढ़वाया आप सरकार के लीडर्स को करप्ट करके, उनको ब्राइब देके, यानी कि एक किकबैक स्कीम थी, उनको पैसा मिला इस चीज का। और जस्टिफिकेशन यह दिया कि जो ये हम पैसा बढ़ा रहे हैं या जो मार्जिन हम बढ़ा रहे हैं,
उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर से पैसा, जो भी मैन्युफैक्चरर से आप लिकर का बैच मंगाएंगे जिसमें लिकर बॉटल्स बहुत सारी होंगी, तो ये जो रिटेलर्स हैं या जो भी मंगवा रहा है मैन्युफैक्चरर से, वो वहां पे वेयर हाउसेज में अपनी लेबोरेटरीज को सेटअप करेगा, वो जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी, और वो ये चेक करेंगे कि जो बैच आया है वो सही है कि नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, कहीं खराब दारू तो सप्लाई नहीं हो रही जिससे कि बाकी लोगों की हेल्थ खराब हो जाए। ये सारी चीजें की गई। और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ साफ, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बिकॉज ईडी और सीबीआई इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जब एलजी के गवर्नर वीके सक्सेना ने एफआईआर लॉन्च करी, तो ये बोला कि इनको किकबैक्स, इनको ब्राइब्स मिल रहे थे, इनको करप्ट किया जा रहा था, होलसेलर्स ने दिया इन एक्सचेंज फॉर पॉलिसी फेवर्स, कि हमारे फेवर में आप पॉलिसी बनाइए। और जो क्वालिटी लैब्स सेटअप की जानी चाहिए थी, जिसका जस्टिफिकेशन आपने दिया जब आपने मार्जिन बढ़ाते हुए, वो आपने सेटअप ही नहीं करी। फिर आता है मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन। अब आप पहले, जब दिल्ली सरकार के हाथ में जब कंट्रोल था, उनका मकसद यही था कि मोनोपोली ना हो, कुछ 2-3 कंपनी का कार्टेलाइजेशन ना हो, वो एक ग्रुप ना बना ले, वो कार्टन ना बनाने। लेकिन आप देखेंगे कि जो 70% लिकर सेल है दिल्ली के अंदर, वो इन कंपनीज के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। जैसे कि इंडो स्पिरिट के 76 ब्रांड्स थे, महादेव के 71 ब्रांड्स थे, ब्रिंडिगो के 45 ब्रांड्स थे। तो आप जहां पे मोनोपोली सेटअप नहीं करना चाहते थे, वहां पे तो आपने मोनोपोली भी सेटअप कर ली। और यहां से क्या चीज निकल के आ रही है? यहां से निकल के आ रही है फेवरेटिज्म। और आप फेवरेटिज्म कब करोगे? फेवरेटिज्म करोगे जब आपको ब्राइब्स मिलेंगी या फिर आप करप्शन करोगे। और ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशंस नहीं है कि बीजेपी ने लगा दी एलिगेशन, तो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कैग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर अगला है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट लिकर शॉप्स। मतलब कि जहां पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए, तो प्राइवेट शॉप्स क्या थी, ज्यादा लिकर बेच पा रही थी गवर्नमेंट शॉप से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो रॉयल स्टैग की विस्की थी, उसको प्राइवेट शॉप्स 90% सेल जो थी इस विस्की की, वो प्राइवेट शॉप से आ रही थी और गवर्नमेंट से सिर्फ 9.25%। सेम जो मैकडोवेल्स नंबर 1 था, उसकी सेल जो थी सिर्फ 2.2% थी, गवर्नमेंट आउटलेट्स थे। तो यहां पे भी आपने प्राइवेट प्लेयर को फेवरेट किया। तो मतलब मोनोपोली में, कार्टेलाइजेशन में भी आपने प्राइवेट प्लेयर्स को फेवरेट किया, सेल में भी आपने प्राइवेट प्लेयर्स को फेवरेट किया, आपने अपनी पॉलिसी को खुद वायलेट किया, आपने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, राइट। और जो प्रोविजंस आपने बनाए थे इंटेंशनली आपने उसको यूटिलाइज किया। अब अगला सवाल आपके लिए है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उनका टर्म जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है, या फिर जब तक वो 65 साल अटेंड ना कर लें, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर हो जाए। कैग की रिमूवल प्रोसेस सेम है एज सुप्रीम कोर्ट जज। और कैग जो है वो ऑडिट करता है खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। और जो रिपोर्ट्स हैं कैग की, वो सबमिट की जाती हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, और फिर उसके बाद में एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 2 4 1 एंड 3, 2 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा आपके रिप्लाई का। जो भी सही आंसर देगा मैं उसे एक हार्ट की इमोजी भेजूंगा, ठीक है। फिर कैग ने ये सारी चीजें बोली कि इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को फेवरेट दिया है, मोनोपोलाइजेशन को प्रमोट किया है, और जो एक्साइज पॉलिसी उसका वायलेशन किया है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स के तहत बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी से पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद में जब ये आई तो इसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे, फिर उसके बाद में बता दिया मैंने आपको इसको स्क्रैप क्यों किया गया, और अब मैंने आपको बता दिया कि कैग रिपोर्ट क्या है, राइट। तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और कहा जाता है कि यही मेजर रीजन था आपकी हार का, जो अभी दिल्ली 2025 में असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें जीत के बीजेपी ने अपना गवर्नमेंट बनाई, जिसकी अभी सीएम जो है वो रेखा गुप्ता मैम है। और इसी के तहत अनअकैडमी जो है एक बहुत बड़ा इवेंट लेके आ रहा है 1 मार्च को, जो होगा 7 से 9 बजे के बीच में, जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी पे, जहाँ पे सरप्राइजेस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, एंडलेस फन है। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा। सो अगेन, thank you very much for listening to me, giving me your precious time. Stay safe, stay happy, Shabak Khair. And always remember one thing, be a spokesperson for India.